साथियों, आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं बिंदल जी, सुनील बिंदल जी। और आपको बता दें कि सुनील बिंदल जी आप पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ-साथ एक समाज सेवी भी हैं। और आज आप देख रहे हैं कि सुनील बिंदल जी को आप पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, और जानना चाहेंगे कि आप किन-किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं, क्या-क्या जनता के पास जब आप जा रहे हैं, तो क्या-क्या मुद्दे आएँगे और जनता में क्या-क्या सवाल उभर कर आ रहे हैं। तमाम बातें जो हम जिस बात का जवाब ले रहे हैं, वो इस आज चर्चा में हम करेंगे। सुनील बिंदल जी, सबसे पहले आपका सत्समाचार में स्वागत है सर। नमस्कार समाचार के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। जी। जी, जी सर, सर। विधानसभा के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में एक विशेष बात ये है, हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा तीसरी बार मौका दिया जाए। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को भी 10 साल मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। तो दोनों में से ही कोई भी पार्टी हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। तो परिणाम स्वरूप अब आम आदमी पार्टी तीसरे मुख्य विकल्प के रूप में है। हरियाणा की जनता दिल्ली और पंजाब की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। हरियाणा में जनता चाहती है बदलाव। दिल्ली और पंजाब में जो हमने कार्य किया है, दिल्ली में जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधाएं दी हैं, रोजगार दिया है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी है। इसी प्रकार दिल्ली मॉडल पे हमने पंजाब में भी काम किया है। पंजाब में हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 20 से ज़्यादा टोल टैक्स बंद कर दिए हैं, 45 से 50 हज़ार हमने नौकरियाँ दे दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, 3 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में हम लोगों ने नौकरियाँ दी हैं। तो 90% आज पंजाब में लोगों के घरों का बिजली का बिल नहीं आता। एक बहुत बड़ी राहत है ये। और पंजाब में हम स्कूलों का और अस्पतालों का नवीनीकरण बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिसका लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इस समय मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो तीसरा विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस को भी देख लिया लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया। बिल्कुल। इस बार हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव आम आदमी पार्टी के रूप में होगा। आम आदमी पार्टी इस आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, जिस तरह से करनाल की हम बात करें, सीएम सिटी पहले भी था और 6 महीने सैनी साहब को भी आ गए हैं, 3-4 महीने तो हो ही गए हैं, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एक विकास दिखना चाहिए था, हरियाणा वासियों को एक विकास झलकना चाहिए था, सड़कों को ले लें, कोई और विकास के मुद्दे ले लें। आज गटर बन गई हैं सारी, थोड़ी-सी बरसात आती है तो सारी सड़कों पे बाहर पानी आ जाता है और लोग उसमें से चलना। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि एन्क्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े-बड़े सरकारी प्लाटों पे बड़े-बड़े जो प्लाट थे 2-2 4-4 किल्ले के, जहाँ पर पार्क बनते थे, और उन पे आज कब्जे हो चुके हैं, उनकी चारदीवारी हो चुकी है। कर कौन रही है? ऐसा जो हम लोग ये पहले लेकर के जब सरकार बनने जा रही थी उस टाइम में बहुत सारी बातें की थी, वो अब लग रहा है कि वो सारी हवा हवाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या मैं इस प्रतिक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन, हुँ, लोग बेहद त्रस्त हैं। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में लोगों को क्या मिला? हुँ, भ्रष्टाचार, हुँ, बेरोजगारी, हुँ, महिला उत्पीड़न, हुँ, लचर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था, हुँ, लचर कानून व्यवस्था। हुँ, कोई वर्ग ऐसा आप मुझे बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के राज में संतुष्ट हो। हुँ, किसान हैं, अन्नदाता है, कर्मचारी है, व्यापारी है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सभी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। हुँ, शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। जी, कहीं से भी एक ईंट उठाओ तो भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकलता है। हुँ, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। हुँ, ये वही लोग हैं जो कहते थे महंगाई कम होगी। हुँ, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलाएँगे। हुँ, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। हुँ, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। हुँ, 750 की से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। हुँ,
आप बेहद शर्म की बात है। और एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। मोदी जी ने झूठ बोलकर आंदोलन तो खत्म करा दिया, परंतु आज तक ना कोई एमएसपी मिला, ना कुछ, और किसानों की बड़ी दुर्दशा है। जी, तो इस तरह से अगर ये पहले सांसद महोदय ने और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था करनाल की जनता को कि 65 किलोमीटर में हम के बीच-बीच में एक ही टोल टैक्स रहेगा और आज 4-4 टोल टैक्स झेल रही है करनाल की जनता, तो कैसे विश्वास करेंगे लोग? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल झूठे लोग हैं, इनकी नीयत में खोट है। ये लोग राम की तो बात करते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। परिणाम स्वरूप भगवान राम ने भी इनका साथ नहीं दिया। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, प्रभु श्री राम ने भी इनका साथ नहीं दिया। अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, बद्रीनाथ हारे। वो अयोध्या में जो भक्ति पथ बना था, जो राम पथ बना था, जिसपे हजारों करोड़ रुपए लगाए, वो पहली बारिश में क्या हुआ आपको पता है ना? ये जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। इस सरकार में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। ये सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तानाशाही है। देश में ऐसा लगता है कि जैसे अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने सीबीआई, ईडी, एनआईए का गलत दुरुपयोग किया है। 78 वर्ष में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिन्होंने अपनी जांच एजेंसीज का इतना दुरुपयोग किया हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरह बोल रही है। तो आप, पहले तो जनता बोलती थी, अब तो सीबीआई ने भी कह दिया है कि सीबीआई, अब तो क्षमा करना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। तो ये बेहद शर्म की बात है। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, महामुहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्यों नहीं बुलाया गया? माँ मुहिम राष्ट्रपति जो देश की प्रथम महिला है, उनको नहीं बुलाया गया। क्या वो आदिवासी समाज से आती इसलिए नहीं बुलाया गया? क्या मोदी जी को लाइमलाइट में रहना था? यदि राष्ट्रपति महोदय आती तो शायद मोदी जी को थोड़ा पीछे रहना पड़ता। तो मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। ये पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा के क्या, पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जो वहाँ से आरडीएक्स आया था, क्या उसका पता चला आज तक? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक और कुछ भी कर सकती है। सर, विधानसभा को लेकर अगर हम बात करें या पूरे हरियाणा की हम बात करें, तो आप पार्टी के जिस तरह से आपने पंजाब का पैटर्न दिया है, दिल्ली का पैटर्न दिया है, तो क्या ये करनाल और हरियाणा के लोग कैसे विश्वास करें कि आप पार्टी तमाम मुद्दों पर काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया। देखिए, आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी थी जिसने दिल्ली में सबसे पहले शिक्षा की बात करी, चिकित्सा की बात करी, महिलाओं के लिए फ्री यातायात की बात करी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की बात करी। आप बताइए, इनमें से कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया? शिक्षा का वादा पूरा किया। आज दिल्ली में जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, जो दिल्ली में जो स्कूल हैं, वो वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। 400 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। हमने जो दिल्ली के स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो बड़े अस्पताल हैं, उनको बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। आज दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। हर महिला को फ्री यातायात की सुविधा है। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देते हैं हम लोग। बेरोज़गारी हमने दूर करी है दिल्ली में। तो यातायात की आपने बात करी है, यातायात में सभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा, हाँ जी। लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। महिला में लड़की भी आती कोई भी हो, उनको भी महिला फ्री- मतलब महिला, मतलब इसमें बसें कोई एज भी, ग्रुप नहीं है। बस कोई- भी वहाँ तो मेट्रो फ्री है, यहाँ पे क्या ट्रेन फ्री होंगी? ऐसा सर कुछ? देखिए, यहाँ देखो, ट्रेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, हाँ, वो स्टेट का नहीं है। जी जी। जो हम लोग फ्री यातायात की बात कर रहे हैं, वो हम लोग महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्षेत्र है। और 1000 रुपये की आपने बात करी थी वो महिलाओं की। पेंशन के अलावा 1000 रुपये हम लोग देंगे। पेंशन अलग है, 1000। पेंशन तो जो अभी हमारे जो बुजुर्गों को, महिलाओं को जो मिलती है, ये 1000 रुपये जो हम सम्मान राशि देने की बात है, ये उस पेंशन के अलावा है। क्या ये पंजाब में है ये पॉलिसी? ये पंजाब में अभी जल्दी ही लागू होने वाली है। अभी पंजाब में अभी 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार आई है, हमने इसका बिल पारित करके भेज दिया है और जल्दी ही ये लागू होने वाला है। आपने पंजाब के अंदर टोल मुक्त कर दिया, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी। 20 टोल टैक्स माफ़ कर दिए, 20 टोल टैक्स हटा दिए। अगर अब हरियाणा में आप पार्टी आती है,
तो क्या हरियाणा में टोल टैक्स हटाए जाएँगे सभी? निश्चित रूप से देखिए हमारा काम करने का एक ही मॉडल है। दिल्ली और पंजाब का हमारा एक ही मॉडल है। हरियाणा में भी हम लोग उसी मॉडल पे काम करेंगे। यहाँ पे हमारे मुख्य रूप से 5 गारंटीज़ हैं। हुँ, पहली गारंटी हमारी ये है कि बगैर किसी भेदभाव के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे। हुँ, अच्छी शिक्षा के मंदिर बनाएँगे, अच्छे स्कूल बनाएँगे, जहाँ पे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। यहाँ से बच्चे पढ़कर डॉक्टर्स और इंजीनियर बनेंगे। हुँ। मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, चिकित्सा की बढ़िया व्यवस्था करेंगे, हर महिला को 1000 रुपये सम्मान राशि देंगे और बगैर किसी पर्ची खर्ची के रोज़गार देंगे। सर, हरियाणा में एक सबसे बड़ी समस्या देखने को आई है कि आयुष्मान के तहत उन्होंने कहा कि मेडिकल फ्री है। जब आयुष्मान के जो कार्ड होल्डर हैं, डॉक्टरों के या हॉस्पिटल के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें बड़े मेजर जो मतलब जिस तरह ट्रीटमेंट है जिसमें हम कहते हैं सर्जरी की हम बात करें, ऑपरेशन सर्जरी इस तरह की, कि हम वो इसमें लेंगे। लेकिन जो छोटी-मोटी दवाई है, छोटे-मोटे जो ट्रीटमेंट है, वो इसमें कवर नहीं होती। तो इस तरह से आपकी कौन-सी देखिए सर, इनकी ये योजना फेल है। हुँ, हम तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी पर चाहे वो कितना भी खर्चा हो, हुँ, यदि वो एक बार सरकारी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, हुँ, चाहे फिर वो 5,000 रुपये लगे, चाहे 5 लाख रुपए लगें, चाहे 10 लाख रुपए हुँ, लगें, वो इलाज बिल्कुल फ्री मतलब फ्री, हुँ, निःशुल्क मतलब निःशुल्क। हुँ, और ये हम लोग उनको एहसान नहीं कर रहे, ये हाँ, उनके टैक्स के पैसे को ही लौटा रहे हैं हम लोग। हुँ, एक सुविधा के आज ये देखिए आप, दूध पे, छाछ पे, लस्सी पे, कपड़े पे, आटे पे, नमक पे, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर जीएसटी ना हो? हुँ, पेन पे, पेंसिल पे, इवन स्कूल की किताबों पर भी जीएसटी है। हुँ, आप ये देखो कि सोने और हीरे जवाहरात पर जीएसटी कम है, हुँ, जो बच्चों की किताबें हैं उस पर जीएसटी ज़्यादा है। हुँ, बेहद शर्म की बात है। इसका मतलब जो सरकार है, वो शिक्षा को प्रोत्साहित करना नहीं चाहती। बिल्कुल, बच्चों की किताबों पर भी 12% टैक्स है और बिल्कुल। मेरे ख्याल शायद डायमंड पे 2 या 3% है। हुँ, तो ये सरकार कर क्या रही है? हुँ, इनके एडवाइज़र्स कौन हैं? हुँ, यदि बच्चों की किताबों पर भी आप टैक्स लगाओगे, हुँ, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हुँ, शिक्षित कैसे होंगे? हाँ, इनकी भी बात ठीक है, यदि ये लोग बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। हुँ, तो भाजपा सरकार ये चाहती है कि बच्चे शिक्षित ना हों और ये सरकार मर्ज़र के नाम पर स्कूल बंद कर रही है। हुँ, उनको पता है कि यदि बच्चे शिक्षित होंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। हरियाणा में 4000 से ज़्यादा स्कूल उन्होंने मर्ज़र के नाम पर बंद कर दिए हैं। हुँ, देश में लाखों स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं। हुँ, तो सरकार शिक्षा को कहाँ प्रोत्साहन दे रही है? हुँ, चिकित्सा को कहाँ प्रोत्साहन दे रही है? आज ले दे के करनाल में एक ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, ये सफ़ेद हाथी बन गया है। हुँ, इसको लोग रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। हुँ, 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 बिल्कुल। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है कि जैसे पत्रकारिता की हम बात करें तो हम लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पत्रकारों के साथ शोषण किया है कि हम लोग गए हैं कि पत्रकारों हितों के लिए हमारी कुछ माँगें हैं, ये पूरी की जाए। मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से भी हम 6 बार मिल चुके हैं। अलग-अलग संगठन पूरे हरियाणा के संगठन मिले हैं, लेकिन हमारी फाइल जगह-जगह ठोकरें खा कर के वहीं पर मतलब खड़ी हुई है, जहाँ पे हम स्टार्ट हुए थे। लेकिन कोई भी हमारी माँगों का आश्वासन नहीं दिया गया। हमारी जैसे 5 सूत्रीय माँगें थी, आवास की, शिक्षा की, चिकित्सा को लेकर के, कैशलेस पॉलिसी को लेकर के थी, इंश्योरेंस को लेकर के थी। लेकिन हमारी कोई भी माँगें इस तरह से पूरी नहीं हुई और पूरे हरियाणा के जो पत्रकार हैं वो हताश है। इतना कि आज से जब से आज़ादी हमारे भारत में आई थी, उस समय से जो पत्रकार होते थे, वो छोटे-छोटे दायरे के पत्रकार थे जिन्होंने पाक्षिक, मंथली या कोई साप्ताहिक मैगज़ीन, पत्रिका, अखबार छोटे वो रजिस्टर करवा रखे थे। लेकिन आते ही सार बड़े पूँजीपतियों के दबाव में आकर के वो पत्रकारों को घर बैठा दिया और कोई भी उनकी आज्ञा मानता भी उनकी बंद कर दी है। अब जो छोटे-छोटे से एक छोटे ये कह सकते हैं कि भई वीकली पत्रकारों को उन्होंने जो एक्रीडेशन कार्ड थे वो जारी किए हैं। तो इस तरह से हमने ये व्यवहार पहली बार देखा है कि भारत के अंदर कि हरियाणा सरकार ने इस तरह से हमारे पत्रकारों के साथ ऐसा किया है। क्या आपकी सरकार अगर आ जाती है, सत्ता में आती है तो आप हमारे प्रोफ़ेशन में क्या महत्व देंगे? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं तो ये बात आपको पहले ही कह रहा हूँ हुँ, कि एक तो गोदी मीडिया है, हुँ, जो नेशनल मीडिया है उसको तो वैसे ही उन्होंने काबू कर रखा है। हुँ, अंबानी अडानी के मेरे ख्याल लगभग 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं। हुँ, वो चैनल्स पीएमओ से डायरेक्शन लेते हैं या हुँ, भाजपा कार्यालय से डायरेक्शन लेते हैं। हुँ, तो इनको ज़रूरत ही नहीं, हुँ, सोशल मीडिया की इनको ज़रूरत ही नहीं। हुँ, इनका जो बड़े चैनल्स हैं, गोदी मीडिया है, उनसे बातचीत बढ़िया है, हुँ, उनसे इनका गुज़ारा चल जाता है। हुँ, तो ये इनको प्राथमिकता देते ही नहीं, हुँ, ये उनको मीडिया मानते ही नहीं। हुँ, ये तो शुक्र है प्रभु का,
मेरे हिसाब से एक बार तो विचार ये बना था कि ये शायद सोशल मीडिया को ख़त्म ही कर रहे थे देश में। कुछ ऐसा बीच में विचार आया था, फिर वो कुछ हाई कोर्ट में शायद कुछ याचिका दायर वो हुई थी। पिटीशन डाली थी, उस हाँ, करके वो उन्होंने हाँ, रन बीच अप में कर तो दिया। शायद इन्होंने बंद ही कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल मैं हुआ था। बार-बार ये कह रहा हूँ कि इनकी नियत में खोट है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं बार-बार कहता हूँ, हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ कि भगवान राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। जी। इनके मुँह में राम और बगल में छुरी। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी सरकार आती यदि है तो हमारी सरकार आती है तो इस जी। विषय में ज़रूर सुधार होगा। हुँ। हम लोग बढ़िया पॉलिसी लेके आएँगे। हुँ। देखिए हमारी जो पार्टी है, हुँ। सोशो पॉलिटिकल पार्टी है। हुँ। हमारी खाली पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हुँ। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हुँ। हम जनहित के मुद्दों पर काम करते हैं। हुँ। हम कोई भी जनहित का मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग काम नहीं करते। हम सभी जनहित के मुद्दों पर काम करेंगे और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी आपने कहा। हुँ। इस पे 100% हमारी सरकार आते ही काम होगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे सुनील बिंदल जी जो कि प्रदेश कैशियर हैं आप पार्टी के और करनाल विधानसभा से आप पार्टी के चुनाव प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सत्र के भी मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं और इसी करके आज करनाल का जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, यही मुद्दे अब आगे सरकार के सामने आएँगे। इन्हीं मुद्दों पर लोग चर्चा करेंगे। अगर सामने नहीं आएँगे तो अंदर खाते करेंगे, पर्दे के पीछे करेंगे। अगर भाजपा ने दोबारा से तीसरी बार का जो नारा दिया है, यदि आना था तो सबसे पहले ग्राउंड साफ़ करना था। यदि ग्राउंड साफ़ नहीं किया तो ये तमाम मुद्दे अब सामने आएँगे। क्योंकि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि लगातार इन मुद्दे जनता के सामने हैं और वो उन मुद्दों पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई सुधार होने जा रहा है। अगर जनता के सामने इसी तरह से अगर आप लोग जाएँगे तो जनता तो सबको हाँ करेगी। अगर अपोज़िशन है उसको भी हाँ करेगी, पोज़ीशन है उसको भी हाँ करेगी, जो भी कैंडिडेट आएगी मान-सम्मान सब रखेगी। तो लेकिन अब देखना ये होगा कि अब 5 सितंबर को जो वोटिंग डलने वाली है, क्या जनता किस तरह से पोलिंग करेगी, किस तरह से वोट देगी, ये हम